अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासती असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही इंटरनेट को बुनियादी हक के तौर पर मुतारिफ करवाएगी। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं होगी, बल्कि उसे समाज के तमाम तबकात के लिए काबिल रसाई और सस्ता बनाने पर होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत डिजिटल ख्वानदगी का एक मुकम्मल प्रोग्राम नाफिज करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर घर इसकी माशी हैसियत या मकाम से ख़त नज़र तेज़ी से डिजिटल के मौक़े से फ़ायदा उठा सके। सरफहरिस्त आलमी और कौमी टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनियों को यहाँ अपने मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मराकज़ कायम करने की दावत देते हुए हैदराबाद और तेलंगाना को मुल्क के मसनूई जहानत का दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 50 से 100 एकड़ पर मसनूई जहानत का शहर कायम करेंगे। गवर्नर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत 6 ज़मानतों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। इस बात की निशानदही करते हुए कि 2 ज़मानतें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, गवर्नर ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से 15 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ने इस्तेफ़ादा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत अनकरीब मज़ीद 2 ज़मानतें नाफिज करेगी। अहल ख़ानदानों को 500 रुपये में LPG सिलेंडर और गृह ज्योति स्कीम के तहत अहल घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। रैतू भरोसा और फसलों के कर्ज की माफ़ी जैसे इक़दाम के ज़रिए हुकूमत का मकसद किसान तबके को फसलों के उगाने के प्रोग्रामों, बागबानी को फ़रोग़ देने, मियारी बीजों और जदीद ज़रई तरीक़ों से बाइख्तियार बनाना है। The Prajavani program, the government's first step in this direction, embodies the essence of people's governance, providing a platform for citizens to express their concerns and seek redressal. Telangana was born out of the aspirations of 4 crore people and the sacrifices of the youth and the relentless struggles of students. Our governance is rooted in the responsibility to honor those sacrifices, and our aim is to govern in alignment with the desires of civil society. As promised during the elections, the government is committed to realizing the 6 guarantees for the welfare and development of our people. The 2 guarantees have already been implemented, showcasing the government's dedication. I am happy that more than 15 crore trips have already been utilized by our women through the free TSRTC bus transportation services under the Mahalakshmi scheme implemented as part of 6 guarantees. The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and BRS के रुकन असेंबली कडियम श्रीहरी ने कहा कि हुकूमत ने रिवायत शुरू की है जिसमें असेंबली इजलास का वक्फा काफ़ी घटा दिया गया। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास 13 फरवरी तक चलाने का फैसला किया गया है। 10 तारीख को अबूरी बजट और 13 तारीख को तसर्रुफ बिल मंजूर किया जाएगा। वक्फे सवालात, वक्फे सिफर का कोई जिक्र नहीं किया गया। जब तौसी का जिक्र किया गया तो हुकूमत ने सिर्फ दोबारा BSc इजलास तलब करने की बात कही। ज़राए के मुताबिक इजलास से कबली हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव को BSc इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया। वज़ीर सीदर बाबू ने उनको बताया कि उनका नाम इस इजलास की फहरिस्त में नहीं है, इसीलिए आप शिरकत नहीं कर सकते। इसलिए इजलास में कडियम श्रीहरी ने शिरकत की। అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ మేరకు చిత్తశుద్ధి ఉందో చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది। ఈ 4 రోజులలోనే శాసనసభను ముగించుకొని పోవడానికి కూడా ఇంకొక ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభయహస్తం పేరిట 6 గ్యారంటీల పేరిట వివిధ డిక్లరేషన్ల పేరిట ఇచ్చిన 420 హామీల పైన ఎక్కడ నిలదీస్తారో అనే భయంతోనే ఈ సభను త్వరగా ముగించుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అయినా సభను వాళ్ళు నిర్వహించకుండా ప్రజల పక్షాన ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ అప్రజాస్వామిక పద్ధతులను, ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనలను, ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకువచ్చి ప్రజలతో కలిసి అవసరం అనుకుంటే ఉద్యమాలు కూడా నిర్మిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను।
तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 13 फरवरी तक जारी रहेगा। इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में लिया गया। स्पीकर गड्डम प्रसाद की सदारत में मुनक्किद हुए इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, अपोजिशन जमातों के कायदीन, असेंबली उमूर के इंचार्ज श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। बीएससी इजलास में हुकूमत ने बताया कि 10 फरवरी को अबूरी बजट पेश किया जाएगा। ऐवान की कार्रवाई को 13 फरवरी तक चलाने का फैसला किया गया। 9 फरवरी को गवर्नर के खुतबे तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे। आखिरी दिन तसर्रुफ बिल पेश किया जाएगा। असेंबली में अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव के चेंबर को बदल दिया गया है। अपोजिशन लीडर को बरसों से अलॉट किए गए दफ्तर के बजाय एक छोटा सा कमरा अलॉट किया गया है। पहले असेंबली इजलास में कांग्रेस हुकूमत ने साबिक अपोजिशन कायदीन को अलॉट करदा दफ्तर केसीआर को अलॉट किया था और दूसरे इजलास में इसे तब्दील कर दिया गया। एमएलएज और मीडिया हल्कों में अपोजिशन लीडर के दफ्तर को जो 39 एमएलएज के सरबराह हैं अंदरूनी लॉबी से आउटर लॉबी में तब्दील करने पर बहस शुरू हो गई है। बीआरएस के रुकन असेंबली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस अरकान असेंबली और एमएलसीज ने स्पीकर से मुलाकात की और नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साबिका चेंबर को काफ़ी एहतराम की नज़र से देखा जाता है और उस जगह को, उस चेंबर को चेंज करना काफ़ी गलत बात है। उन्होंने कहा कि ये चेंबर काफ़ी छोटा है, ये अपोजिशन लीडर की तौहीन है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी के 5 अरकान थे, हमने एलओपी को कमरा दिया और अब हमने स्पीकर से कहा कि वो हमारे एलओपी को दिए गए कमरे के बारे में दोबारा सोचें, वहाँ पर मौजूद 3 कमरों को मिलाकर एक चेंबर में मख्तस करें। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी से मुतालिक स्पीकर को वाकिफ करवाया गया। నేను ఎల్ఏ గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు ఇట్లా ఎల్ఓపి ఆఫీసుని తీసుకోవడం, దానికి మళ్ళీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక చిన్న రూమును అలాట్ చేసి అక్కడ కూర్చోండి పొండి అనడం, అది చాలా అవమానకరంగా ఎల్ఓపి యొక్క స్టేటస్ని దిగార్చే విధంగా. అసలు ఎల్ఓపి గారికి వారికి గౌరవం ఉంటుందే అసెంబ్లీలో. ఆ అసెంబ్లీలో వారు కూర్చోవడానికి సరిగ్గా గది ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఎల్ఓపికి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్కి గౌరవం ఏముంటుంది? కాబట్టి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ గౌరవానికి తగ్గట్టుగా వారికి ఆఫీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం మరొకసారి. అట్లనే ఇప్పటిదాకా ఎట్లనైతే ఎంత ఏరియా ఆఫీస్ అయితే ఉన్నదో ఇప్పుడు కూడా గంతే ఏరియా ఆఫీస్ ఇవ్వమంటున్నాం. మేము ఎక్కువ ఏం అడుగుతలేము. ఆ ఫెసిలిటీ ఇప్పటిదాకా ఎట్లా ఉందో గట్లనే ఇప్పుడు ఇవ్వమంటున్నాం లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ వారికి. మా గౌరవ ఎమ్మెల్సీలకు కూడా మరి ఒక అకామిడేషను మరి ఇక్కడ కావాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. మా గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా అసెంబ్లీలో ఒక రూమ్ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినారో, ఎక్కడెక్కడైతే మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినారో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ప్రోటోకాల్ చాలా దారుణంగా उल्लंघिंचबड़ता उन्नది। बजट इजलास के पहले दिन कांग्रेस के नवमुंतखब रुकने काउंसिल बालामुरी वेंकट आरटीसी बस के जरिए काउंसिल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के वादे के मुताबिक रियासत में खवातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम के बारे में खवातीन से तफसीलात मालूम की। इस पर कई खवातीन ने इत्मीनान का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत की सताइश की। बाज़ खवातीन ने उनको तजावीज़ और मशवरे भी दिए। उन्होंने बस में सफ़र करने वाली बाज़ खवातीन से इस स्कीम के सबब मुश्किलात का भी सवाल किया, जिस पर खवातीन ने नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि ये स्कीम उनके मफाद में शुरू की गई है। बालामुरी वेंकट ने अपने साथ में सफ़र करने वाली अपनी टीम के अरकान का टिकट लिया। उन्होंने कहा कि वो पहली मरतबा काउंसिल को बस के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। इस सफ़र का मकसद खवातीन और तालिबात से इस सहूलत के बारे में मालूमात हासिल करना है। ఎమర్జెన్సీ అక్కడ బాలమురి వెంకట మహిళలకి ఫ్రీ బస్ పెట్టింది అంటే ఆటో వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తుంటారా? సో
टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने ऑटो के जरिए असेंबली तक का सफर तय किया। आज जब वो असेंबली पहुंचे तो उनको आहते असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। उन्होंने बाहर लगाए गए चेक पोस्ट से पैदल चलकर असेंबली तक का सफर तय किया। उनका कहना था कि माजी में बस में और ऑटोज़ में आने वाले अरकान को दाखिला दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ऑटो से आने पर दाखिल होने नहीं दे रही है। ఇలా ఆటోలు అంటే ఒక చిన్న చూపు చూస్తా ఉంది ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం ఆటోలు వస్తే లోపలికి పంపరా. ఇవాళ ఆటోదారులకి మద్దతుగా ఇవాళ ఆటోలో నేను వస్తే ఆ ఆటోని లోపల పంపించకపోతే నిరసనగా ఇవాళ అసెంబ్లీకి నేను నడుచుకుంటూ పోతా ఉన్నాను లోపలికి. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. వెనకట ఎంతో మంది కార్లు లేనప్పుడు ఆటోలలో వచ్చే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు, బస్సులలో వచ్చే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది ఉండే. ఇవాళ ఆటోని లోపల పంపించకపోవడం చాలా బాధాకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇవాళ నేను వాస్తవంగా నిరసనగా అసెంబ్లీకి कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने असेंबली लॉबी में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि असेंबली के बजट इजलास के बाद काबीना में तोसी होगी और तवक्को है कि इस तोसी में उन्हें वजीर दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। कोमटिरेड्डी राजगोपाल ने बताया कि बहैसियत वजीर दाखिला उनका पहला काम बदउनवान कायदीन वजीर आला, साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक वजीर के.टी. रामाराव और एमएलसी कविता, साबिक वज़रा हरीश राव और संतोष कुमार को जेल में डालने का होगा। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने 2 जमानतों पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है और मज़ीद 2 जमानतों 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरकी सरबराही को काबीना ने मंजूरी दी है। उन्होंने केसीआर खानदान को चैलेंज किया कि वो नलगुंडा या भोनगिर पार्लिमानी हल्के से मुकाबला करते हुए जीत कर बताएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगले 15 दिनों में 15,000 पुलिस असामियों को पुर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 64 नई असामियों के साथ ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि रियासत में 30 लाख बेरोजगार अफराद को मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत मुलाजिमतों की तकर्री के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि उनकी हुकूमत 32 लाख बेरोजगार लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए प्रोग्राम शुरू करेगी जो 10 साल दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज होने की वजह से सिस्टम से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो सिंगरेनी इदारे की सरपरस्ती करेंगे जैसे पिछली हुकूमत ने सख्त नज़रअंदाज किया था। चारशंबे के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अम्बेडकर मुजस्समे पर सिंगरेनी में 441 अफराद को तकर्रुर के दस्तावेजात हवाले किए। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, वजीर पूनम प्रभाकर के साथ कई अरकान असेंबली ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना में अराजियात के रिकॉर्ड से मुतालिक धरानी पोर्टल में नकायस और मसाइल की निशानदही करने के लिए तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी के रुकन और किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि कमेटी जल्द ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक अबूरी रिपोर्ट पेश करेगी।
बताया जाता है कि कमेटी ने पहले ही मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों, कलेक्टर्स और नुमाइंदों से धरानी के मसाइल पर बातचीत की। कोदंड रेड्डी ने कहा कि हकीकी मसाइल की निशानदेही और समझने के लिए फील्ड की सतह के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस कमेटी ने पहले ही मुख्तलिफ महकमे जात के जिम्मेदारों और कलेक्टर से बातचीत की है। ये कमेटी कोदंड रेड्डी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर रेमंड पीटर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदार लच्चा रेड्डी और दीगर पर मुश्तमिल है। कमेटी के अरकान लैंड रिकॉर्ड्स बशमूल नक्शों की भी जांच कर रहे हैं ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया असल अराजियात के रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में कोई फ़र्क तो नहीं है। साबिक वजीर महाराष्ट्र बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा पेश कर दिया। उनके अचानक इस्तीफे से लोकसभा इलेक्शन से पहले मुंबई कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। कुछ दिन पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हुए थे। इसके बाद अब बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अजीत पवार की NCP में शामिल होने का फैसला किया है। सिद्दीकी का बांद्रा, मुंबई और उसके आसपास की अकलियती बिरादरी में एक बड़ा असर है, इसीलिए NCP अजीत पवार ग्रुप को आने वाले लोकसभा, विधानसभा और मुंबई म्यूनिसिपल इंतखाबात में फ़ायदा होने का इम्कान है। GHMC के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन BRS पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने BRS सरबराह चंद्रशेखर राव को मकतूब इस्तीफ़ा रवाना कर दिया। बादशाह आज शाम उन्होंने कांग्रेस पार्टी इंचार्ज उमूर तेलंगाना दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पार्टी का खंडवा पहनकर बाबा फसीउद्दीन का पार्टी में इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक जुबली हिल्स के रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ के साथ इख्तलाफात के दरमियान बाबा फसीउद्दीन ने BRS पार्टी छोड़ने का फैसला किया। BRS पार्टी के रुकने काउंसिल के कविता ने कहा कि TSPSC के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी को उनके ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि महेंद्र रेड्डी के खिलाफ इल्जामात के पस मंजर में अदालती इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। एक आंध्रा के शख्स को पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन कैसे मुकर्रर किया गया। बिजली कंपनी में उन्होंने कहा कि आंध्रा हुक्काम की इजारादारी चल रही है। वोट बराए नोट केस में रेवंत रेड्डी की तरफ से बात करने वाले वकील को तोहफे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिंगरेणी मुलाजिमतों के बारे में झूठ बोल रही है। कांग्रेस हुकूमत ने दिसंबर तक 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 60 नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ఇక రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంకా దారుణం ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా ఓటుకు నోటు కేసు ఆయనది ఏదైతే ఉందో దానిని వాదించినటువంటి లాయర్లు ఒక మేడం పేరు దేవనా సేగల్, ఇంకో 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, అట్లనే తేరా రమాకాంత్ రెడ్డి గారు, అట్లనే ఇంకా ఆయన ప్రభుత్వంలోకి రాకముందు అప్పుడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులను ఆపడానికి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పేరు మీద దొంగ కేసులు వేసినటువంటి ఇంకొక వ్యక్తికి, ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఇలా అడ్వకేట్ ఆన్ రికార్డ్। गवर्नर के कोटे MLC के इंतखाब के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत एक बार फिर मुलतवी कर दी गई है। जुमेरात की सुबह इस दरखास्त पर हाईकोर्ट में तवील बहस हुई। अदालत ने मजीद समाअत कल यानी जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस खुसूस में हाईकोर्ट ने प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान MLC के इंतखाब पर जारी हुक्म इल्तिवा को कल तक तौसी दे दी है। दरियासना ये मालूम हुआ है कि गवर्नर तमिलिसाई ने नामजद करदा कोटे में BRS कायदीन सत्यनारायणा और दासंजू श्रावण के इंतखाब से इनकार किया था। उन्होंने गवर्नर के फैसले को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से इस मामले को रुजू किया। दरखास्त में कहा गया था कि गवर्नर ने काबीना की मंजूरी के बावजूद उनकी तकर्री में अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। उन्होंने नामजदगी कोटे की तकर्रियों पर उस वक्त तक रोक लगाने का मुतालबा किया जब तक कि वो उनके इंतखाब के बारे में वजाहत नहीं करते। इस अर्जी पर समाअत करने वाले हाईकोर्ट ने गवर्नर के कोटे में MLC के तौर पर मुंतखब होने वाले कोदंडराम और आमिर अली खान के इंतखाब पर रोक लगा दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात को 4 रियासतों तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में CPI माओइस्ट के एक सरकर्दा मौनवाज लीडर के मामले में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। NIA की टीमों ने आज सुबह कुल 6 मकामात पर मुलजिमीन और मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे। 2 हैदराबाद में और एक थाने में, चेन्नई, मल्लापुरम और पालाकड में 4 रियासतों में आज सुबह एजेंसी ने वसी पैमाने पर तलाशी ली, जिसके नतीजे में ममनुआ CPI माओइस्ट तंजीम से मुताल्लिक मुजरिमाना दस्तावेज़ात यानी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और किताबें जब्त की गई। इसके अलावा 1,37,210 रुपये नगद रकम, सिम कार्ड के साथ 6 मोबाइल भी जब्त किए गए। यह मुकदमा असल में सैबराबाद पुलिस ने CPI माओइस्ट के मरकजी कमेटी के रुकन संजय दीपक राव की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया था। पुलिस ने लाइव
राउंड्स के साथ एक रिवॉल्वर, जाली आधार कार्ड और कुछ रकम जब्त की थी। एनआईए ने जनवरी 2024 में इस केस को अपने हाथ में लिया था और तहकीकात को आगे बढ़ाया था। खर्च के बोझ से तंग आकर एक ऑटो ड्राइवर ने मायूसी के आलम में कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले में पेश आया। इस ड्राइवर की शिनाख्त 44 साला बी करुणाकर के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक करुणाकर ने मार्कफेड मार्केट में इंतहाई इकदाम किया और अपनी बीवी पवानी को फ़ोन के जरिए इस बात की इत्तला दी। सिद्दीपेट जिले के बेजंकी से ताल्लुक़ रखने वाला करुणाकर कुछ अरसा पहले करीमनगर ज़िला मुंतकिल हो गया था और रामनगर इलाके में मुकीम था। करुणाकर ऑटो चलाया करता था। गुज़िश्ता चंद माह से वो ऑटो के लिए खर्च की रकम की साथ अदा नहीं कर पा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद के यूसुफगुड़ा इलाके में नागर कर्नूल ज़िले के बीजेपी लीडर एस रामू का कत्ल कर दिया गया। कल शब तकरीबन 11 बजे 10 नामालूम अफराद यूसुफगुड़ा के एलन नगर में वाक़ई इमारत की 5वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने रामू पर हलाकत खैज हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। रामू रियल स्टेट का ताजिर बताया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नाजायज़ ताल्लुकात कत्ल की अहम वजह है, ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जाँच कर रही है। DCP कृष्णा चैतन्या जुबली हिल्स के ACP ने मकामे वारदात पहुंचकर मायना किया। पुलिस ने शवाहिद जमा किए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मकतूल लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के टिकट के दावेदार थे। तेलंगाना के निर्मल जिले के खानापुर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। खानापुर के इलाके शिवाजी नगर में एक नौजवान ने शादी से इनकार पर एक लड़की को सरेआम कुड़ाड़ी से हमला करके मार डाला, क्योंकि उससे शादी से इनकार कर दिया था। कातिलाना हमले में 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मकतूल लड़की की शिनाख्त 23 साला स्वीटी के तौर पर की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। जख्मियों को इलाज के लिए निर्मल के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद के मैलारदेव वली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। फौरी मिली इतलात के मुताबिक शास्त्रीपुरम के रहने वाले इस्माइल नामी शख्स ने अपने भाई रहमान का बेदर्दी से गला काटकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा समझी जा रही है। पुलिस ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया और मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इस वारदात के साथ ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सर के बाल काटने को कहने पर एक तालिबे इल्म ने कॉलेज की इमारत से छलांग लगा दी। पूरा मामला यह है कि 19 साला ज्ञानेश्वर रेड्डी शहर के मदाफात में वाक़ एक तालीमी इदारे में CS साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। पिछले कुछ दिनों से वो कॉलेज देर से आ रहा था और वो साल अव्वल के सेमेस्टर के इम्तिहानात में नाकाम हो गया था। पिछले 3 दिनों से वहाँ के डीन VS राव तुलबा की काउंसलिंग कर रहे थे और बच्चों को बाल कटवाने का मशवरा दे रहे थे। कल भी उन्होंने रेड्डी से बात कही, जिस पर उसे महसूस हुआ कि साथी तुलबा के सामने उसकी बेइज्जती की गई और उसने तालीमी इदारे की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसे जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेर इलाज बताया गया। साथी तुलबा ने डीन पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। आवारा कुत्तों के हमले में ज़ईफ़ खातून की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आया। खातून जिनकी शिनाख्त लच्चापेट से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला रामव्वा के तौर पर की गई है, अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कुत्तों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। उनकी चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद जमा हो गए, जिन्होंने कुत्तों को वहाँ से भगा दिया। इस खातून को शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम डॉक्टर्स ने उनका मायना करते हुए उन्हें मुर्दा करार दिया। मकामी अफराद ने कुत्तों के हमलों के वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा किया।
शहर के इलाके अलवाल में बेकाबू डीसीएम वैन की टक्कर से 9 साल का बच्चा हलाक हो गया। जराये के मुताबिक आज अलवाल की एक सुपरमार्केट को अशिया पहुंचाने वाली डीसीएम वैन ने बेकाबू होकर राहगीरों को टक्कर दे दी। उस वक्त वहां से अपनी मां के साथ गुजरने वाला 9 साल का बच्चा तिरपाल डीसीएम की जद में आकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सका। मकामी अफराद का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलूक लड़का कृष्णा वेनी स्कूल में तीसरी जमात का तालिब इल्म बताया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तिरपाल अपनी मां के साथ अपने बीमार बाप की अयादत के लिए जा रहा था, जो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। दिलखराश सड़क हादसे में शोहर बीवी करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। यह हादसा आज उस वक्त पेश आया जब कामारेड्डी से निजामाबाद जाने के दौरान इंदलवाई चेक पोस्ट के करीब एल्लारेड्डी के साबिक सरपंच वेंकटी और उनकी बीवी जिस कार में सफर कर रहे थे वो उलट गई। बताया गया कि सामने से जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके साथ ही साबिक सरपंच की कार भी रुक गई। इसी दौरान उनकी गाड़ी के पीछे से आने वाली कंटेनर ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी और गाड़ी 4 मरतबा उलट कर गिर पड़ी। इस हादसे में साबिक सरपंच और उनकी बीवी करिश्माती तौर पर महफूज रह गए, ताहम वो जख्मी बताए गए। उन्हें इलाज के लिए निजामाबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहां से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भिजवा दिया गया। दिल का दौरा पड़ने से एक 13 साला तालिबा की मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के तिलकापल्ली गांव में पेश आया। इस तालिबा की शिनाख्त 8वीं जमात में जेर तालीम लक्षणिया के तौर पर की गई। 2 दिन पहले वो बुखार से मुतासिर थी। उसको डॉक्टर ने दवा दी थी, जिसके बाद वो वॉशरूम में गिर गई। उसके वालिदैन ने इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। इस वाक़े से गाँव में सदमे की लहर दौड़ गई। दादा की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए मायूसी के आलम में पोते ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नागिरेड्डीपल्ली गांव के रहने वाले सी बसप्पा की गुज़िश्ता माह मौत हो गई थी, ताहम उसके पोते ने दादा की मौत के सदमे को बर्दाश्त न करते हुए मायूसी के आलम में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस पोते की शिनाख्त 22 साला सी प्रभाकर के तौर पर की गई। प्रभाकर के बचपन ही में उसके माँ बाप परमैया की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके दादा ने उसकी परवरिश की थी। प्रभाकर परगी में डिग्री फाइनल ईयर में जेर तालीम था। 1 माह के वक्फे से घर में 2 अमवात पर प्रभाकर के खानदान के अरकान सदमे से दो-चार हो गए और गांव में गम की लहर दौड़ गई। खातून फिल्मसाज के खिलाफ एक नौजवान ने शादी के नाम पर धोखा देने की शिकायत की। पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह वाक़या हैदराबाद में पेश आया। असिस्टेंट कैमरामैन नागार्जुना ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाके वेंकटगिरी का रहने वाला नागार्जुना फिल्मों में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम किया करता है। उसने अपनी शिकायत में कहा कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात प्रोड्यूसर आशा मलिका से हुई थी। खातून ने उससे शादी की ख्वाहिश की और उसने बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन अपने शोहर से अलहदगी अख्तियार कर लेगी। उन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद नागार्जुना से खातून ने 18 लाख रुपए वसूल किए। रकम की वापसी के मुतालबे पर नौजवान ने खातून की जानिब से धमकी देने की शिकायत की और कहा कि उसके खिलाफ कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आगा मलिका के रवैये पर शक जाहिर करते हुए नागार्जुना ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि आशा मलिका ने पहले ही 2 शादियाँ की हैं और उसे 3 बच्चे हैं। इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता है उसे डराने की कोशिश की जाती है। उन्हें भी फ़ोन पर गालियां दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से करा दी है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और सूबे के इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक चली। पाकिस्तान में वोटों की गिनती के बीच अलग अलग सीटों के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर नतीजे 9 फरवरी को डिक्लेयर किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जुमला 336 सीटें हैं। इनमें से आज 265 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि बाकी सीटें रिजर्व्ड हैं। माशी तंगी के बावजूद पिछले 4 इंतखाबात के तकाबुल में इस बार का इलेक्शन सबसे ज़्यादा खर्चीला रहा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।